और ऑक्सीजन, जब हम दोनों का यहाँ पे अभिकारक कराएंगे तो मेरा क्या होगा, जल का निर्माण होगा। तो अब देखिए यहाँ पे जल का निर्माण हो गया। अब ये क्या है, मेरा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हाइड्रोजन और ये आपका है ऑक्सीजन। अब ये आपका क्या है, जल। तो यहाँ देखिए थोड़ा बेसिक समझाते हैं कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन परमाणु और दो क्या है ऑक्सीजन के, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण करते हैं। तो इसको हम कैसे समझेंगे कि यहाँ पर मेरा क्या है, अभिकारक कौन सा है, कौन सा उत्पाद है। तो अब देखिए जो इस साइड में है, जो मेरा तीर के पहले साइड में है, ये हमेशा क्या होता है, अभिकारक बोलते हैं। ये मेरा होता है अभिकारक। और जो तीर के बाद में मतलब ये जो मेरा बन गया है, बन के निर्माण हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे एग्जांपल पर देखिए, अगर मान लेते हैं कि हमें पकाना है खाना, तो खाना पकाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा, आलू लेना पड़ेगा। अगर सब्जी पकाना है तो आलू लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ मतलब अलग अलग क्या है कि आलू के साथ टमाटर, गोभी, कुछ भी है। अब उसको हम क्या करेंगे कि किसी कढ़ाई में उसको हम क्या करेंगे, पकाएंगे। तो जब उसमें हम पकाना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, सबका मिश्रण होगा, सब आपस में क्या हो गया, मिश्रण हो गए, सब एक दूसरे के साथ उसमें क्रिया करेंगे। तो क्रिया करने के बाद मेरा क्या लास्ट बन जाएगा, सब्जी। तो उसे अगर हम देखें तो उसे हम तब यहाँ पे नहीं कहेंगे कि आलू टमाटर गोभी की सब्जी बना है, तो वहां पे डायरेक्ट बोलेंगे कि क्या मेरा है, सब्जी का निर्माण हो गया। तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन मेरा आलू है, अच्छा सुनिए, ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन आलू है, ऑक्सीजन क्या है, टमाटर है। अगर हमें सब्जी बनाना है तो क्या करेंगे, दोनों को मिश्रण करेंगे, या कुछ भी बनाना है तो जैसे हम दोनों का मिश्रण करेंगे तो मेरा यहाँ पे कुछ बनेगा। मान लेते हैं कि आलू टमाटर बना दिए तो यहाँ आलू चाट बन गया, तो ये मेरा क्या बन गया, आलू चाट। अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों को जैसे ही मिला दिए तो यहाँ पे क्या बन गया, आलू चाट बन गया। अब टमाटर आलू को मिलाने पे मेरा आलू चाट का निर्माण हुआ। जस्ट उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो यहाँ पर मेरा किसका निर्माण होता है, जल का। और जो बना, जो नया चीज बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जो मेरा नया चीज बनेगा वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। और जिससे हम बनाएंगे, जिससे हम उसको मिश्रण करेंगे, जो नए चीज का निर्माण करेंगे, वो मेरा क्या होगा, अभिकारक होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मेरा यहाँ जैसे मैं एग्जांपल लेके बताया हूँ कि आलू और टमाटर की एग्जांपल बताया है कि ये आलू और टमाटर दोनों मेरा क्या है, अभिकारक है, मतलब दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रिया करने। और जैसे ही इन दोनों को हम आपस में क्रिया करा देंगे तो मेरा क्या यहाँ पर बन जाएगा, आलू चाट बन जाएगा। तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पर भी है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को जैसे ही हम दोनों को यहाँ पे अभिक्रिया कराएंगे, तो जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो इसमें मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जल का निर्माण होगा। अब यहाँ पर अब देखते हैं कि जो मेरा रासायनिक समीकरण है किस प्रकार से यहाँ पे समीकरण को, और आगे देखते हैं कि बैलेंसी को किस प्रकार से बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मेरे ऑक्सीजन यहाँ कितने है, दो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक है। तो अब देखिए थोड़ा इसमें ये जो मेरा हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है किस प्रकार से ये क्रियाएं करते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, यहाँ हाइड्रोजन जो मेरा होता है स्वयं जलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन क्या काम करता है, स्वयं जलता है, स्वयं जलने की क्रिया रखती है इसमें। अगर इसको हम स्वयं, अगर मतलब ऐसे अगर हम बाहरी वायुमंडल में रख देंगे, क्या होता है, जब हाइड्रोजन बचाने के लिए केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, अगर इसको अगर हम बाहरी रखेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन मेरा जलने लगता है। और ऑक्सीजन इसे क्या करता है, ऑक्सीजन इसे जलाने में सहायता करता है हाइड्रोजन को। अगर ये देखें तो जो मेरा हाइड्रोजन है स्वयं जलता है और ऑक्सीजन इसके जलाने में सहायता करता है, लेकिन जैसे ही दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों की जैसे ही क्रिया आपस में हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जल का निर्माण कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अचंभव वाली बात हो रही है कि हाइड्रोजन स्वयं जल रहा है, ऑक्सीजन इसकी जलाने में सहायता कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, जल का निर्माण हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जो मेरा हाइड्रोजन का परमाणु है या अणु है और ऑक्सीजन है, यह किस प्रकार से यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो है। तो इसको हम देखते हैं कि जो मेरा हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और इधर साइड में आप देख सकते हैं कितने हैं, दो हाइड्रोजन है। तो इन दोनों की बैलेंसी तो बराबर है। अब रही बात ऑक्सीजन की, अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन मेरा कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन कितना है, दो है, दो ऑक्सीजन है।
लेकिन अगर हम उत्पाद की बात करते हैं, ये मेरा उत्पाद है, उत्पाद का मतलब हो गया नई चीजों का निर्माण होना। तो ये नई चीज मेरा बन गया क्या, नया चीज मेरा क्या बना है, जल बना है। और ये क्या है, अविकारक। ध्यान में बस ये रखना है कि जो मेरा तीर के पहले होगा, जैसे मतलब जिसको हम बनाएंगे, जब बनाना हम स्टार्ट करेंगे तो उसे हमें क्या बोलना है, अविकारक। जब मेरा बन जाएगा तो क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए मेरा हाइड्रोजन कितना है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2 अणु है। तो यहाँ पर देखिए बीच में क्या लगा है, प्लस का निशान लगा है। तो अगर ये बीच में दोनों को प्लस है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन आपका यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो ऑक्सीजन मेरा कितना है, 1 है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन मेरा 1 है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो इसका गुणा देखिए ऑक्सीजन के यहाँ पे देखना है कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, तो इसका हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम ऑक्सीजन का अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, तो 2 दुना कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो हाइड्रोजन मेरा यहाँ कितना है, 2 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे भी लगा देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन भी यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दुना 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। और यहाँ भी देखेंगे तो 2 दुना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है और 1 ऑक्सीजन यहाँ, जिसका इसमें गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो ये रहा मेरा जल का निर्माण, किस प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर एक प्रकार से जल का निर्माण करते हैं। इसको फिर से हम देख लेते हैं कि ये मेरा किस प्रकार से यहाँ बनता है। चलिए ये एक प्रकार से मेरा बेसिक एग्जांपल था। अब हम लोग देखते हैं एक चैप्टर में, देखते हैं कि चैप्टर में मेरे कौन कौन से एग्जांपल है और किस प्रकार से इसके रासायनिक समीकरण है। तो ये रासायनिक समीकरण को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रकार से एकदम बेसिक से तरीके से सीखेंगे, 0 लेवल से सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण बनता कैसे है। तो चलिए इसके एक आध 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि मेरा ये रासायनिक समीकरण है किस प्रकार से यहाँ पे बनता है। तो जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम लिखें, जो मेरा होता है कॉपर, ये कॉपर धातु होता है। अगर कॉपर धातु को हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 में अगर इसमें हम इसके साथ क्रिया करा लें तो देखिए ये मेरा क्या है, कॉपर। कॉपर क्या होता है, धातु। आप जानते हैं कि जो कॉपर होता है, कॉपर एक प्रकार से धातु होती है। यह कॉपर किस प्रकार, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, और इसके बाद गोल्ड हो गया, Au हो गया, चांदी हो गया, Ag। तो ये सब मेरे क्या है, धातुएं हैं। अब इन धातुओं में देखेंगे, धातु तो सब है, सबका नाम क्या है, धातु है। लेकिन अब देखेंगे कि ये धातु होते हुए भी अपने गुण को किस प्रकार से दिखाते हैं। सब धातुएं होते हैं लेकिन सब धातु की अलग अलग पहचान होती है। जैसे अगर आप देखेंगे क्लास में 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होती है, लेकिन उसको हमें नहीं बोलेंगे कि सबका अलग अलग दिमाग है। वहां पे ये होगा कि सब विद्यार्थी बैठे हुए क्लास में, 50 विद्यार्थी है, 100 विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं। तो अब अगर देखा जाए तो सबकी अगर व्याख्या किया जाए तो सबका दिमाग वहां पे अलग अलग, कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई पढ़ने में कमजोर होगा। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम इसके धातु के प्रोसेस देखते हैं तो जो मेरा धातु होता है, जैसे कॉपर धातु हो गया, एल्यूमिनियम धातु हो गया, आयरन धातु हो गया, तो इन धातुओं का गुण क्या है, अलग अलग है। तो जो मेरा कॉपर धातु होता है, आप जानते हैं कि जो मेरा कॉपर धातु होता है यह क्या होता है, ये कॉपर धातु, एल्यूमिनियम धातु और आयरन धातु। कॉपर धातु में क्या होता है, धारा का मान अधिक प्रभावित होता है, जबकि जो मेरा आयरन धातु होता है, आयरन धातु में धारा का मान प्रभावित होता है। लेकिन अगर देखें तो कॉपर और आयरन दोनों के अगर तुलना करें तो इन दोनों में क्या तुलना है, तो कॉपर धातु क्या मेरा होता है, यह किसी बाहरी, यह संक्षारण की क्रिया नहीं करता है। संक्षारण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई आप पदार्थ रख दिए और रखने के बाद क्या हुआ, उसमें धीरे धीरे आप देखेंगे कि वह दूसरे के साथ क्या कर रहा है, क्रिया करने लगा। तो आप उसमें कुछ बदलाव देखने लगेंगे कि वह उसके रंग में, पहचान में, कुछ में क्या होगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। तो जस्ट इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो मेरा कॉपर धातु होता है यह किसी दूसरे के साथ संक्षारण की क्रिया, मतलब जंग जो बोलते हैं कि जैसे लोहा को अगर हम पानी में रख देते हैं या बाहर रख देते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उस प्रकार से यहाँ पे आयरन, कॉपर में कोई भी क्रिया नहीं होती है। जबकि जो मेरा आयरन होता है, आयरन क्या होता है, यह नमी, वायु के साथ यह क्रिया करके क्या काम कर लेता है कि अपने ऊपर एक जंग की परत जमा लेती है। जिससे बोलते हैं कि लोहे को अगर बचाना हो तो उसमें क्या हो, पेंट से पॉलिश करिए या तेल का लेपन करिए या ग्रीस लगाइए। तो कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, उसमें अलग अलग उपयोग करके आयरन को बचाया जा सकता है।
तो सेम इसी प्रकार से अगर हम देखें जो मेरा सोडियम धातु होता है, सोडियम धातु हम क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें तो ये पनीर जिस प्रकार से होता है, पनीर को आप क्या कर सकते हैं, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अगर हम पनीर को बना लें ऐसे ठंडे वातावरण में ना रखें, गर्म वातावरण में रखेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे वो खराब हो जाएगा। तो उसी प्रकार से ये मेरा धातु है, सोडियम धातु है। अगर इसको बचाना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, केरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं जिससे कि यह भी खराब ना हो। तो अब देखिए जैसे सोडियम हो गया और पनीर हो गया, दोनों की अगर कोई भी कैपेसिटी है इसको बचाने के लिए कुछ न उपाय करना होगा। तो सोडियम धातु होता है, लेकिन अगर सोडियम और आयरन और या अन्य धातुओं के साथ इसकी तुलना करें तो सोडियम धातु को हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि जैसे पनीर होता है सेम उसी प्रकार से मेरा सोडियम धातु भी होता है, नरम एकदम होता है। लेकिन अगर क्या हम लोहे को देखें तो लोहे को क्या हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो लोहे तो हम चाकू से काटेंगे नहीं। तो ये मेरे धाते रहे। अब देखते हैं कि मेरे जो समीकरण में जिस प्रकार से धातु होती हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर क्रिया करते हैं। तो मैं इसको आपको बेसिक लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें जो मेरा चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पहला मेरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, एकदम जीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। अब पहला ही चैप्टर में से देखते हैं कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से समीकरण का निर्माण होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक बर्तन ले लिए, ये मेरा क्या है, एक बर्तन है। इस बर्तन में हम ले लिए घोल, किसका घोल ले लिए, H2SO4 का, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये मेरा क्या है, अम्ल है, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे अम्ल। अम्ल को आप जानते हैं बोलते हैं एसिड। एसिड कैसा होता है, तो एसिड कैसा होता है, अम्लीय विलयन होता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इस बर्तन में हम डाल देंगे कापर। कापर मेरा क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये धातु है। जैसे नहीं समझा, तो जैसे H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट है, मान लीजिए कि एक बाल्टी लिए, इस बाल्टी में हम क्या डाल दिए, सोडा डाल दिए। ये क्या है मेरा सोडा। अगर इसी को हम क्या मान रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या मान रहे हैं कि ये मेरा मान लेते हैं कि ये सोडा है। अब इस सोडे को हम डाल दिए बाल्टी में। बाल्टी में डालने के बाद मान लेते हैं कि जो मेरा ये कापर धातु है, कापर धातु के स्थान पर हम क्या किए, जैसे सोडे डालते हैं, क्या डालते हैं इसमें, बाल्टी में कपड़े भिगोते हैं। अब अगर हम जैसे सोडे को न डालें, डायरेक्ट इसमें हम कपड़ा डाल दें तो क्या होगा, वह कपड़ा मेरी साफ नहीं होगा। तो जैसे ही हम सोडा डालते हैं तो पानी क्या होता है, मृदु हो जाता है, नर्म हो जाता है, जिससे कि मेरे जो कपड़े होते हैं उसमें जो मैल होता है वो तुरंत क्या करना है, साफ करना स्टार्ट कर देता है। तो ठीक इसी प्रकार से इसके स्थान पे, पानी के स्थान पर हम क्या डाल देंगे, हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे इस पात्र में, और इसमें क्या करेंगे, कापर सल्फेट, कापर का चूर्ण डालेंगे। तो जैसे इसमें हम कापर धातु को डालेंगे, हाइड्रोजन सल्फेट डालेंगे, तो कापर क्या काम करता है, सल्फेट के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है, जिससे कि यह बाहर हो जाता है, और सल्फेट के साथ क्रिया करके यहाँ पे बना लेता है कापर सल्फेट CuSO4। ये क्या बना लेता है, कापर सल्फेट। तो यहाँ पर मेरा क्या बन जाएगा, कापर सल्फेट CuSO4 और प्लस। अब यहाँ पर अब देखें तो जब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि आप कपड़े को डालें, सोडे को डालें, तो जैसे इसमें से कपड़े को आप निकालते हैं तो उसमें गंदगी कुछ वहां पे बैठा हुआ बाल्टी मिलता है, उसके नीचे बैठता है, और उसमें आपका जो पदार्थ, जैसे पानी डाले हैं तो पानी ऐसा नहीं कि कपड़े को डाल दिए तो पानी भी मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो उसमें पानी की मात्रा आपकी क्या होगी, बची रहती है। तो वो पानी की मात्रा जो यहाँ पे बची है उसको हम लिख देंगे H2O। ये क्या है कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अगर यहाँ पे क्रिया कर रहा है, तभी बताएं कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन अगर किसी अभिक्रिया में होगा तो वहां पे जल का ही निर्माण करेगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे जल बन जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा यहाँ पे अब बचा क्या, इसमें आप देखें तो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ मेरा इसमें अब यहाँ पे बचा क्या है, हाइड्रोजन बचा है। तो ये मेरा समीकरण बन गया कि अगर हम कापर सल्फेट को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो कापर सल्फेट और प्लस जल और प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये रही समीकरण। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मेरा समीकरण बना है वो किस प्रकार से यहाँ पे समीकरण को हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो देखिए इसके एक आध एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। ये जो मेरा एग्जाम्पल होता है किस प्रकार से इसके एग्जाम्पल बनते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे कापर के स्थान पे हम कापर को न लेकर जिंक को ले लेते हैं तो जिंक की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। जैसे मान लेते हैं Zn लिख लिए और यहाँ पे लिख लिए H2SO4। तो अब देखिए जिंक, ये कापर हो गया, ये जिंक धातु हो गई। जिंक धातु मतलब हो गया, मान लेते हैं कि हम खाद ले लिए। खाद को क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये प्लांट से ये पौधा लगा हुआ है, इसमें
ये इस पौधे में क्या करेंगे, अगर हमें खाद देना होता है इसमें क्या होगा, खाद ले जाएंगे डालेंगे तब तो ये पौधा विकास करेगा बढ़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इस जिंक धातु को इसमें पौधे में हम डाल दिए, तो जैसे हम पौधे में डालेंगे तो क्या होगा, उसके साथ रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या होता है कि पहले दिन में नहीं पता चलता है कि ये मेरे पौधों को इसको पौष्टिक आहार मिला या नहीं मिला। तो कुछ दिन के बाद हमें ये समझ में आता है कि अच्छा ये जो हम खाद डाले थे इस खाद के माध्यम से इसमें जितने भी याद कर सकते हैं जो जैसे रोग लगा हुआ कुछ भी है तो वो अपने परिवर्तन लाना दिखाना शुरू कर देता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम क्या करेंगे, जहां पे हाइड्रोजन सल्फेट में जैसे ही हम जहां पे जिंक का टुकड़ा डालते हैं तो मान लेते हैं कि ये H2SO4 है, अब इसमें क्या करेंगे जिंक का टुकड़ा डालेंगे, तो जैसे ही जिंक का इसमें टुकड़ा डालते हैं तो ये क्या करता है सल्फेट के साथ इसके साथ ये तुरंत क्रिया कर लेता है, और जैसे ही इसमें से सल्फेट के साथ ये क्रिया कर लेता है यहाँ बना देता है जिंक सल्फेट ZnSO4। तो ये देखिए यहाँ पर बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। क्यों, क्योंकि क्या होता है सल्फेट अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण ये जिंक के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है जिंक सल्फेट बना लेता है। अब इसमें से आपका हाइड्रोजन क्या होता है कम अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन जिंक के साथ क्रिया करने में सक्षम होता है, इसलिए वहां से वो भाग जाता है, तुरंत वहां से निकल जाता है। तो जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मेरा हाइड्रोजन। इसको अगर हम बेसिक से देखें तो जैसे मान लेते हैं कि आप इस एक बर्तन लिए, ये मान लेते हैं कि आपका कुकर है और ये गैस पर रखा गया है, इसमें मान लेते हैं कि आप कुछ भी डाल दिए हैं चावल या दाल कुछ भी डाल दिए हैं, तो जब इसको आप गर्म करेंगे इसमें गर्म करने के मान लेते हैं कि इसमें हम दाल डाले हैं, तो जैसे ही दाल डालेंगे तो पानी के साथ क्या करेगा वो पकेगा, तो पकने के बाद इसमें से क्या निकलती है भाप निकलती है। ये जो भाप निकल रही है इसमें से, तो भाप तो हम पका नहीं रहे, हमें पकाना क्या है दाल पकाना है, तो ऐसा नहीं है कि दाल पकाएंगे तो भाप को रोक देंगे, तुम रुक 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 तुमको नहीं निकलना है, क्या निकलना है इसमें से दाल बनना है, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो भाप जैसे ही निकलेगा इसमें से तो भाप को मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस मेरा निकल रहा है, किसके साथ, जब हाइड्रोजन सल्फेट को जिंक के साथ क्रिया कराएंगे तो इसमें जिंक सल्फेट के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, भैया तू जा तुम्हारा कोई काम नहीं है, तो क्या काम करेगा तुरंत बाहर हो जाएगा, चलो अच्छा ठीक है मैं बाहर हो जाता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। तो उम्मीद है आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये जो समीकरण है इस चैप्टर का जो मेन पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये जो मेरा है किस प्रकार से इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो पहले अगर हम ये देख लेते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जिन तत्वों को प्रतीक में न लिख शब्दों में न लिखकर प्रतीक के रूप में लिखा जाए उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे जिन तत्वों को मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है जिंक क्या है तत्व है, लेकिन अगर हाइड्रोजन सल्फेट को बोले तो ये तत्व नहीं बोलेंगे, इसको क्यों तत्व नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है सल्फर भी है, तीन तत्वों से मिलकर एक यौगिक का निर्माण किया है। देखिए जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे आपका एग्जांपल बताए हैं कि अगर इसमें हम दाल डाल दिए, पानी डाल दिए, फिर इसके बाद इसमें हम नमक भी डाल दिए और हल्दी भी डाल दिए, ये सब क्या है इसके अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन जैसे ही इन सबको हम मिश्रण कर देंगे तब उसमें अलग अलग आपको नहीं दिखेगा, सब आपके एक जैसा दिखेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे दाल पक गई या दाल बन गई, एक नाम होगा सिर्फ दाल। ऐसा नहीं होगा कि नमक हल्दी पानी वाला दाल है, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, सिर्फ क्या बोलेंगे उसको दाल बोलेंगे। तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ पे जब दाल बन गया तो ये मेरा क्या बन गया यौगिक बन गया, यही है यौगिक, इसी को मैं समझाना चाहता हूँ कि यही है यौगिक, इसी को यौगिक बोलते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को हम मिला देंगे तो अभी हम बताए हैं क्या बनता है जल का निर्माण होता है। तो ये जल मेरा क्या होगा तत्व तो नहीं होगा, ये मेरा क्या हो गया यौगिक बन गया, तो ये मेरा क्या बन गया यौगिक बन गया। तो यही है यौगिक का परिभाषा क्या होगा, जब दो या दो से अधिक तत्वों का योग या तत्वों के मिलाने से एक नए उत्पाद का निर्माण होता है तो मेरा क्या कहलाता है यौगिक बनाता है। तो ये यौगिक बना लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि जो मेरा ये जिंक है और हाइड्रोजन सल्फेट है
किस बैलेंसी को किस प्रकार से यहाँ पे बैलेंसी को बराबर करते हैं, जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो देखिए इसमें हम देखेंगे कि ये जो रासायनिक समीकरण होते हैं किस प्रकार से यहाँ पे रासायनिक समीकरण बनते हैं। अब देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, जिंक है, तो जिंक धातु को देखना है, ये क्या है मेरा धातु है। तो जिंक को हम देखें तो यहाँ पर एक सिंगल धातु है, इसको बोलते हैं अभिकारक। अब ये मेरा होता है उत्पाद। अब देखिए उत्पाद और अभिकारक क्या होता है इसको समझ लीजिए पहले। तो मान लेते हैं कि आप घर पे गए और खाना बना, या कुछ भी मान लेते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे घर से पढ़ने गए, पेपर की तैयारी हो रही है, एग्जाम की तैयारी हो रही है, तो एग्जाम की तैयारी के लिए ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो एक सिलेबस होगा, एक चैप्टर होगा कि हमें भैया अगर ये मैथ है तो मैथ का एक चैप्टर पढ़ लेंगे तो मेरा हिंदी, इंग्लिश, साइंस सब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए ऐसा तो है नहीं। अगर हमें एग्जाम की तैयारी करना है तो एग्जाम की तैयारी के लिए हमें अलग अलग चैप्टर भी तैयार करना पड़ता है, अलग अलग विषय भी तैयार करना होता है, तब मेरे एक एग्जाम की तैयारी होती है। तो सेम उसी प्रकार से है कि जब हम अगर हमें कोई नए चीज का निर्माण करें, कोई नया चीज बनना है, या हमें कुछ नए चीज का निर्माण करना है, नए चीज का उत्पाद करना है, तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टुकड़ों की एक आवश्यकता होती है, तब जाकर हमारा एक नए चीज का निर्माण होता है। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे आप देखें कुछ भी तैयारी आप कर रहे हैं, कोई अलग अलग सब्जेक्ट है, अब इस तैयारी को हमें दिखाना क्या है, रिजल्ट के फॉर्म में दिखाना है कि मेरा रिजल्ट आने वाला क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप दिखा दिए कि मेरा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। अब इन सब को हम लेकर चलेंगे किसके फॉर्म में, रिजल्ट फॉर्म में, कि मेरा एक आएगा, रिजल्ट आएगा, और वही जो मेरा रिजल्ट होगा वही एक नया चीज का निर्माण होगा। ऐसा नहीं कोई पुराना होगा, जब मेरा रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, एक नए चीज का निर्माण होगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर मेरा क्या हो गया, अभिकारक हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया, उत्पाद। अभिकारक उत्पाद मतलब जब दो या दो से अधिक यौगिक या तत्वों का निर्माण करें या उसके साथ क्रिया कराएं, क्रिया कराने के बाद हमारा एक नए चीज का जब निर्माण होगा वही मेरा उत्पाद कहलाएगा। तो बस ध्यान में ये देना है कि अगर मेरा कोई नया चीज बन रहा है तो वही मेरा क्या होता है, उत्पाद होता है, उत्पाद बनता है। जैसे मान लेते हैं कि खेत में अगर गन्ना वन्ना कुछ लग रहा है, फसल लग रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जब फसल को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद क्या होता है कि उसमें आप जाते हैं तो देखते हैं कि मेरा फसल पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो वहां पे जो मेरा चीज तैयार हो गया उसी को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। अब इसमें देखिए ये जो मेरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिंक मेरा क्या है, एक जिंक है, इधर साइड में भी जिंक क्या है, एक है। तो इसी को बोलेंगे बैलेंसी कैसे पूरा करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको जितने घेरे में इसको हम घेरा बना लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरा जिंक कितना है, यहां भी एक है, अभिकारक की तरफ भी एक है, उत्पाद की तरफ भी जिंक एक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो मेरा दोनों तरफ की क्या होगी, बैलेंसी बराबर होनी चाहिए। इधर उत्पाद में भी क्या है, जिंक एक है, अभिकारक में जिंक एक है। अब हाइड्रोजन को लेते हैं, तो हाइड्रोजन मेरा कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है। क्या मेरा उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। अगर यहाँ पे हम सल्फर की बात करते हैं तो इसमें सल्फर कितना है, सिंगल है, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो सिंगल है, यहाँ भी सल्फर कितना है, 1 है। ऑक्सीजन की यहाँ पे अगर देखें तो ऑक्सीजन मेरा यहाँ पे कितना है, 4 है। आप उत्पाद में भी अब आपका ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपको 4 ही देखने को मिलेगा। तो ये आपकी बैलेंसी पूरी तरह से बराबर है। ये कह सकते हैं कि जब अगर हम जिंक धातु को हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं तो मेरा किसका निर्माण होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो देखिए ये भी है कि सामान्यतः जब किसी भी अभिकारक के साथ या किसी भी धातु के साथ सामान्यतः अगर हम किसी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ क्रिया कराते हैं समानतः कौन सी गैस निकलती है, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा वहां पे समानतः हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। चलिए अब देखते हैं कि जो मेरा मैग्नीशियम रिवर होता है, पहला जो इसमें आपका थ्योरी दिया, एग्जांपल दिया है कि जो मेरा मैग्नीशियम रिवर होता है, मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं, किस लिए साफ करते हैं, किससे साफ करते हैं, तो आइए देखते हैं उसका जो मेरा प्रोसेस होता है किस प्रकार से उसका निर्माण होता है।
तो चलिए देखते हैं कि मैग्नीशियम रिवर जो होता है कि मैग्नीशियम रिवर है वायु में जलाने से पहले उसको रेगमाल रबड़ से साफ क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन भी इसमें पूछा है कि जो मेरा मैग्नीशियम रिवर होता है ये होता क्या है, मतलब मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। ये मैग्नीशियम रिवर के बारे में अब देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ बनता है। तो देखिए ये मेरा पहला मान लेते हैं कि ये मेरा क्या एक प्रकार से स्टैंड है और यहाँ पे ये कांच ग्लास है। इस ग्लास में हम क्या किए हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ लिए हैं और यहाँ पर हम देखिए कि ये जो मेरा है ये लैंप है। इस लैंप को हम यहाँ पे टेढ़ा करके रखेंगे। ये लैंप में से ये मानते हैं कि यहाँ पर से आग निकल रही है और एक क्या काम करेंगे यहाँ पे एक चिमटा ले लेंगे और उस चिमटे के माध्यम से यहाँ पर मैग्नीशियम रिवर को पकड़ लेंगे। तो ये आपका चिमटा है। ये आपका इस चिमटे से मान लेते हैं कि मैग्नीशियम रिवर को हम ये पकड़ लिए हैं इस प्रकार से और यहाँ पर मैग्नीशियम रिवर को है। देखिए ये अगर हम देखें तो ये मेरा क्या है स्टैंड है। स्टैंड क्या है, इस पर एक का मतलब कि ये इस पर हम इस वस्तु को रखे गए हैं ये, और ये मेरा क्या है बर्नर है। ये इसका नाम है वॉच ग्लास और ये मेरा है जिसको चिमटा बोलते हैं ये हमारा है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम रिवर। ये मेरा चिमटा है, ये है मैग्नीशियम रिवर। अब देखिए क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बर्नर को ले लेंगे। अब इस बर्नर को हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम रिवर से बर्नर के लेने के बाद हम क्या करेंगे कि मैग्नीशियम रिवर को एक चिमटे से पकड़ लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है मैग्नीशियम रिवर है, ये मैग्नीशियम रिवर की धातु है। तो अब इसको क्या काम करेंगे जलाने से पहले इसमें क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिवर के ऊपर क्या होता है एक पतली लेप जमी रहती है। तो इसको हम क्या करते हैं कि रेगमाल रबड़ होता है, जिससे मान लेते हैं कि आप पेंसिल का यूज करते हैं तो पेंसिल यूज करने के लिए क्या होता है इसको जो हम मिटाने के लिए क्या काम करते हैं उसमें हम रबड़ का यूज करते हैं तब तो मिटता है। जैसे मानते हैं बोर्ड पर अगर लिख गए तो इसको मिटाने के लिए कपड़े की यूज करते हैं तब तो मिटता है। तो ठीक इसी प्रकार से सबका मतलब कि उसमें डस्टबिन जैसे होता है वो कूड़े को हटाने के लिए, फर्श पर अगर कूड़ा है तो उसको हटाने के लिए झाड़ू का यूज करते हैं और इसके बाद अगर टेबल पे कुछ गिरा तो उसको कपड़े का मतलब कि अलग अलग चीज के लिए अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा मैग्नीशियम रिवर है। अब इसमें क्या है कि धूल जमा हुआ है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि रेगमाल रबड़ से क्या करेंगे इसको हम बारीकी इसको साफ करेंगे। तो जब हम इसको पूरी तरह से साफ कर लेंगे तब साफ करने के बाद हम क्या करेंगे इस चिमटे से मैग्नीशियम रिवर को पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद क्या काम करेंगे कि एक बर्नर ले लेंगे और इस बर्नर से क्या करेंगे मैग्नीशियम रिवर को धीरे धीरे हम क्या करेंगे गर्म करेंगे। तो जैसे ही हम इस मैग्नीशियम रिवर को इसमें गर्म करेंगे तो इसके जो टुकड़े होंगे गर्म होने के बाद इस वॉच ग्लास में क्या करेंगे इसको इकट्ठा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये मोम है, ये कैंडल है, ये कैंडल है। अगर देखते हैं आप जब कैंडल जलता है तो क्या होता है धीरे धीरे ये पिघलता है। इस प्रकार से पिघलने के बाद धीरे धीरे आप एक ऐसा स्थिति देखेंगे कि ये कैंडल पूरी तरह से मेरा पिघल के इस स्थिति में हो जाएगा। तो यही जेस्ट है कि ये क्या है कि आग लगा हुआ है जब ये जल रहा है, ये मेरा क्या है कैंडल जब जल रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा ये मोम पिघल के पूरी तरह से नीचे हो जाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार से यहाँ भी है कि जब इसको हम गर्म करेंगे तो इसमें से क्या होगा इसके चूड़े निकलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे वॉच ग्लास में इसको हम क्या करेंगे इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए इस पर एक ही क्वेश्चन पूछा है कि जो मेरा मैग्नीशियम रिवर होता है इसे वायु में जलाने से पहले इसको साफ क्यों करते हैं और किससे करते हैं। तो इसका आंसर ये है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को रेगमाल रबड़ से साफ करते हैं। क्यों करते हैं तो क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है एक बाहरी परत जम जाती है, बाहरी लेप जम जाती है। उस लेप को क्या करते हैं हम पहले रेगमाल रबड़ से अच्छे से साफ कर लेंगे और साफ करने के बाद क्या होगा तब उसको हम प्रैक्टिकल यहाँ पे करेंगे। तब मेरा क्या होगा वॉच ग्लास में यहाँ पर जो मेरा मैग्नीशियम रिवर होगा वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या होगा इकट्ठा हो जाएगा।
तो अगला देखिए कि जो ये मेरा मैग्नीशियम रिवर था, यहाँ पर तो मेरा मैग्नीशियम रिवर अपना काम करके हो गया कि मैग्नीशियम रिवर को किस प्रकार से वायु में जलाते हैं। और जलाने से पहले इसमें क्या करते हैं, रेगमाल रबड़ से क्यों साफ करते हैं, तो मैं बता दिया हूं कि रेगमाल रबड़ से इसको क्यों साफ करते हैं। अब देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि एक समीकरण इसी पर हम बता रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि मेरा ये मैग्नीशियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा दें, यही है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है कि अगर हम ये क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम आप जानते हैं कि मैग्नीशियम मेरा क्या होता है, धातु होता है। अब देखिए जब हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ जलाना शुरू करेंगे, ऑक्सीजन तो उसके साथ होगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक कैंडल ले लिए, ये मेरा क्या है, कैंडल है, इस कैंडल को हम क्या करेंगे, इसमें जलाएंगे। जलाने के बाद अगर मान लेते हैं कि ये मेरा कैंडल जल रहा है, अगर इसके ऊपर हम बड़ा सा एक बर्तन रख दे, ढक दे इसको, तो क्या होगा, मेरा मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मान लेते हैं कि ये खुला है, तो इस क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया करके तब तो जल रहा है। ऑक्सीजन क्या करता है, इस मोमबत्ती को जलाने में सहायता कर रहा है। लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन इससे नहीं मिलेगा, तो मोमबत्ती क्या होगा, पूरी तरह से बुझ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी है कि वायु में जलाने पर, तो वायु में क्या है, ऑक्सीजन है, तो जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में क्रिया करेंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। और जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा MgO हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम मेरा कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम है, और यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम मेरा यहाँ भी एक है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन, अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग बराबर करेंगे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों अलग अलग था, लेकिन जैसे ही है दोनों आपस में क्रिया किए, तो मेरा क्या बन गए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या मेरा है, उत्पाद है। अब देखना इसमें यह है कि मेरा जो मैग्नीशियम के अणु है और इसके बाद ऑक्सीजन के अणु है, क्या दोनों आपस में, ये जो अभिकारक और उत्पाद है, दोनों में क्या मेरा बराबर है। तो अब देखिए कि इसमें क्या है, मेरा मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, 2 है, और आप देख सकते हैं उत्पाद में ऑक्सीजन कितना है, मेरा सिंगल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके बीच में ना इधर कहीं नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके आगे साइड में यहाँ पे 2 लगाएंगे। तो जैसे ही 2 लगाएंगे, तो एक ऑक्सीजन है, तो एक में अगर हम 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम मेरा कितना हो गया, सॉरी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन 2 है, और मैग्नीशियम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसके आगे हम लिख दिए, तो हमेशा गुणा हमेशा हमें इसी के आगे करना है। तो मैग्नीशियम भी कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गया। अब यहाँ भी क्या करेंगे, हम 2 लगा देंगे, तो जैसे ही 2 लगाएंगे, तो मैग्नीशियम के यहाँ पर कितना हो गया, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी, और यहाँ भी आपके मैग्नीशियम कितने हैं, 2 मैग्नीशियम यहाँ भी। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो ये मेरा हो गया अभिकारक, और ये हो गया उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के दोनों के अणुओं को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अति आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्पाद में भी अणु कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु है, और अभिकारक में ऑक्सीजन कितने अणु है, 2 है। उत्पाद में मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, 2 है, और अभिकारक में मैग्नीशियम के अणु कितने हैं, मेरे 2 है। तो अब देखते हैं कि इसके आगे मेरा क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे जैसे जिंक का निर्माण, जिंक को अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं, तो वो किस प्रकार से यहाँ पे इसका निर्माण करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये मेरा एक जिंक है, जिंक को अगर जिंक के टुकड़े में शंक्वाकार फ्लास्क में डालते हैं, तो वह किस प्रकार से उसका यहाँ पे निर्माण होता है। देखिए ये एक प्रकार से हम क्या करेंगे, एक शंक्वाकार यहाँ पे फ्लास्क ले लेंगे, ये मेरा शंक्वाकार फ्लास्क है, और इसको इस प्रकार से बना लेंगे। यहाँ पे ये मेरा शंक्वाकार फ्लास्क है, इसमें आप देख सकते हैं
अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये कार्क लगा देंगे। कार्क क्या होता है, कार्क को हम क्या बोलते हैं, रबड़ को जिसको बोलते हैं कि जो ढक्कन उक्कन लगाते हैं ऊपर से, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कांच के ऊपर लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक रबड़ का यूज करते हैं। कि ये रबड़ को हम क्या बोलते हैं, कार्क बोलते हैं। और इसमें क्या लगा देंगे, एक निकास नली लगा देंगे। इस कार्क में हमें क्या होगा, एक निकास नली लगा होता है। अब इसमें देखना है कि ये जो मेरा निकास नली है ये किस प्रकार से यहाँ बनता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इस शंक्वाकार फ्लास्क में हम जिंक सल्फेट का विलयन डालेंगे, सॉरी हाइड्रोजन सल्फेट का, जो मेरा होता है H2SO4। ये क्या होता है, H2SO4 मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। अब हाइड्रोजन सल्फेट को हम क्या करेंगे, इसमें डालने के बाद अब इसके माध्यम से इसमें जो मेरा होता है जिंक के टुकड़े को हम क्या करेंगे, इसमें छोटे छोटे जिंक के टुकड़े को इसमें डालेंगे। ये मान लेते हैं मेरा जिंक है, और जिंक का हम लिख दिए फार्मूला क्या होता है, Zn होता है। तो हम इसका एक नाम लिख दे रहे हैं कि जो मेरा ये है क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये मेरा होता है शंक्वाकार। ये शंक्वाकार क्या है, फ्लास्क है। और इसको बोलते हैं, ये आपका कार्क है। कार्क मतलब होता है रबड़ का ढक्कन। ये होता है निकास नली, निकास नली। और इसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि ये जो मेरा विलयन है, ये जो मेरा विलयन है, ये विलयन है किसका, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा विलयन किसका है, हाइड्रोजन सल्फेट का है। और इसमें क्या है, मेरा ये जो जिंक है, जिंक क्या है, धातु है। जिंक के हम क्या करेंगे, टुकड़े को डाल देंगे। तो देखिए इसका प्रोसेस किस प्रकार से होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, एक शंक्वाकार फ्लास्क ले लेंगे। ये मेरा क्या है, शंक्वाकार फ्लास्क है। और इस शंक्वाकार फ्लास्क में हम क्या करेंगे, ये रबड़ का ढक्कन लगा देंगे। या इस शंक्वाकार फ्लास्क में सबसे पहले H2SO4 का विलयन डालेंगे। इसमें H2SO4 का जैसे ही विलयन डालेंगे, डालने के बाद क्या होगा, इस शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे, शंक्वाकार फ्लास्क में H2SO4 का विलयन डालेंगे। और इसमें से क्या करेंगे, जिंक का टुकड़ा, यह कह सकते हैं कि सबसे पहले शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे, इस शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक के छोटे छोटे टुकड़े डाल देंगे। उसके बाद इसमें क्या करेंगे, इस निकास नली जो लगी है इसके माध्यम से इसमें हम जो है H2SO4 का विलयन डालेंगे। जैसे ही H2SO4 और जिंक के छोटे छोटे टुकड़े इस विलयन के साथ क्रिया करेगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा। और इसमें से जिंक सल्फेट के बाद यहाँ इस निकास नली के माध्यम से इसमें मेरा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो यहाँ पे आप समीकरण देख सकते हैं कि Zn प्लस H2SO4, अब ये मेरा बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये देखें तो ये मेरा क्या है, इसमें से मेरा हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण हो रहा है। कि जब हम जिंक के टुकड़े को एक शंक्वाकार फ्लास्क में डाल दिए, और इस शंक्वाकार फ्लास्क में डालने के बाद इस जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है, H2SO4 का विलयन है, यह विलयन जिंक के टुकड़े के साथ क्रिया किया। क्रिया करने के बाद वो क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। और उसमें से जो इसकी वाष्प निकल रही थी वो मेरा किस फॉर्म में, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर निकल रही है। तो ये मेरा रहा शंक्वाकार फ्लास्क में जो मेरा रासायनिक समीकरण है कि किस प्रकार से शंक्वाकार फ्लास्क में अगर हम एक जिंक के टुकड़े को डालते हैं तो मेरा क्या यहाँ पर निर्माण होता है। तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या लेंगे, एक शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे, इस शंक्वाकार फ्लास्क में जिंक का टुकड़ा लेंगे और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, विलयन को डालेंगे, H2SO4 का विलयन डालेंगे। जैसे H2SO4 का विलयन डालेंगे तो ये क्या है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन जिंक के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ क्रिया करेगा, घुलेगा। घुलने के बाद क्या होगा, वहां पे अभिक्रिया होगा और वह अभिक्रिया किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे क्या है, जिंक सल्फेट बना लेगा। सल्फेट जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना लेगा और हाइड्रोजन कम अभिक्रियाशील होने के कारण इस निकास नली के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगी। तो देखिए इसको एक हम और एग्जांपल तरह समझाते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप यहाँ पे आप चाय बना रहे हैं। ये क्या है, चाय बनाने वाला एक बर्तन है। इस बर्तन में आप जब चाय बनाते हैं तो इसमें होता क्या है कि इसमें आप मान लेते हैं कि चाय पत्ती डाल दिए,
चीनी डाल दिए और इसके बाद अदरक डाल दिए और जो भी इसमें डालना हो डाल देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे इसको हम गर्म करेंगे, दूध डाल दिए तो गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या होगा कि बाहर से अगर देखेंगे तो चाय की खुशबू जाएगी, तो जान जाएंगे क्या है, चाय बन रही है। तो खुशबू मान लेते हैं कि जो उसमें से वाष्प निकल रहा है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा है। लेकिन इसको हम उसी को बता दिए हैं कि वाष्प क्या है, खुशबू के माध्यम से ऑक्सीजन के छोटे छोटे कण, ऑक्सीजन के माध्यम से वायु के माध्यम से क्या होता है कि वह छोटे छोटे खंड के माध्यम से क्या होगा, हमारे नाकों तक उसकी खुशबू हमारे पहुंचा रही है। तो इसमें क्या है, मेरा चीनी अदरक सब डाले हैं, तो इसकी खुशबू क्या होगा, धीरे धीरे वो बाहर निकल रही है। तो जैसे इसको हम गर्म किए, तो गर्म करने के बाद जैसे हम गर्म करेंगे क्या होगा, अदरक चाय चीनी सब एक में क्या होगा, मिश्रण हो जाएगा। तो जैसे ही ये मिश्रण होगा तो मेरा क्या बन जाएगा, चाय। तो ये क्या होगा कि एक में कुल सब मिश्रण हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही मिश्रण हुआ तो यहाँ पर क्या बना लिया, जिंक सल्फेट। अब यहाँ पे मिश्रण हुआ तो क्या बना लिया, चाय बना लिया। अदरक चीनी चाय पत्ती सब चीज डालने के बाद यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है, घुल के चाय का निर्माण कर रहा है। अब यहाँ पे जिंक और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों का मिश्रण करने पर यह क्या बना ले रहा है, जिंक सल्फेट बना ले रहा है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, चाय का निर्माण कर लिया। तो मान लेते हैं यहाँ पे जिंक सल्फेट बना और जिंक सल्फेट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे चाय का निर्माण हुआ। अब जो मेरा वाष्प निकल रहा है उसको वाष्प को समझते हैं। तो जो मेरा वाष्प निकले, क्योंकि जब हम किसी चीज का निर्माण करेंगे तो उसमें से कुछ तो वाष्प निकलेगा ही। तो वो वाष्प किस फॉर्म में निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल रहा है। क्योंकि जिस विलयन का जिसमें हम प्रयोग करेंगे उसी के फॉर्म में उसकी कुछ खुशबू भी आएगी। यहाँ पे चाय के फॉर्म में बना रहे तो चाय में जो जो सामान डालेंगे, सामग्री डालेंगे उसकी खुशबू आएगी। यहाँ पे हम जिंक डाल रहे हैं और हाइड्रोजन सल्फेट डाल रहे हैं तो उसका खुशबू आएगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस का खुशबू आ रही है और यहाँ पर क्या है, चाय की खुशबू आ रही है। तो ये इस प्रकार से इसके हाइड्रोजन सल्फेट करें निर्माण। इसके जिंक सल्फेट के टुकड़े को शंक्वाकार फ्लास्क में डालने पर ये मेरा इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण किया है। अब हम देखते हैं कि आगे इसके किस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म निकल रहे हैं। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बैलेंसी को बराबर किया जाता है। मेन बात होती है बैलेंसी, क्योंकि बैलेंसी को बराबर करना थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि किस प्रकार से कहाँ पे कितने हाइड्रोजन को रखें, कितने इसके हाइड्रोजन के अणु है तो किस प्रकार से हाइड्रोजन के परमाणु को रखें, किस प्रकार से यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को कैसे रखें। जैसे H2SO4 दिया है, कॉपर सल्फेट दिया या जिंक सल्फेट दे दिया, ZnSO4 दे दिया। तो अब कितना हमें ऑक्सीजन को रखना है, कितना हाइड्रोजन को रखना है, कितना सल्फर को रखना है। तो देखिए अब देखते हैं हम कि रासायनिक समीकरण जो मेरा होता है किस प्रकार से यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, उसकी बैलेंसी को बराबर करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं यहाँ भी दे रहे हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, तो अब देखिए रासायनिक समीकरण को ऐसे यहाँ पे लिख दिए कि कॉपर लिख दिए और यहाँ पे लिख दिए जिंक सल्फेट ZnSO4। और इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखिए मान लेते हैं कि जिंक सल्फेट बनाए हैं, अभी हाइड्रोजन को आयरन को ले लेते हैं, आयरन सल्फेट FeSO4। तो अगर हम इसको लेंगे यहाँ पे या ये कह सकते हैं इसकी बैलेंसी बराबर बनाने के लिए थोड़ा आयरन को हम ले लिए और इसको कॉपर के फॉर्म में ले लिए। तो जब इसके साथ हम बैलेंसी करेंगे तो क्या होगा, आप देख सकते हैं कि क्या मेरा है, आयरन है, लोहा है। तो लोहा क्या होता है, लोहे को अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें, मान लेते हैं कि ये एक मेरा क्या है, पात्र है, ये बर्तन है और इस बर्तन में हम क्या किए, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए। कॉपर सल्फेट मतलब क्या हो गया कि कॉपर सल्फेट है जो इसका हम क्या करेंगे, हम विलयन ले लेंगे और इस विलयन में हम क्या करेंगे, एक लोहे की कील को डालेंगे। ये मेरा क्या है, लोहे कील है, इसको बोलते हैं आयरन। आयरन मतलब क्या होता है, मेरा लोहा। अब देखिए इस लोहे को कील को जब हम इस विलयन में डालेंगे तो आप जान रहे हैं कि मेरा क्या है, ये कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर क्या काम करता है कि ये लोहा इसके साथ क्रिया कर लेता है, क्या बना लेता है, आयरन सल्फेट बना लेता है। अब कॉपर इसके साथ नहीं क्रिया करने के कारण यह बाहर हो जाता है। क्यों, क्योंकि कॉपर आयरन से कम अभिक्रियाशील है। किससे, लोहा से कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है, जबकि
आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो आयरन क्या है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील होता है, जबकि कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है, जिससे या इसके साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर क्या होता है, बाहर हो जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम क्या ले लिए, जल ले लिए, ये में क्या है, पानी है, और इसमें पानी हम क्या करिए, नमक डाल दिए। अब देखिए इसमें नमक डाल दिए, नमक डालने के बाद आप देखिए कि जब जल में आप नमक डालेंगे तो पानी में कोई कलर में परिवर्तन होगा, नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि नमक भी क्या होता है, उसमें घुल जाएगा तो सफेद ही दिखेगा। लेकिन क्या अगर इस जल में हम कोई रंग डाल दें, मान लेते हैं कि कोई भी रंग डाल दें, चाहे लाल हो, नीला, कुछ भी हो, तो जैसे ही हम जल में रंग डालेंगे तो हमें क्या होगा, पानी की नमक की मात्रा दिखाई देगा, न तो पहले ही दिखाई दे रहा था न तो बाद में ही दिखाई देगा, लेकिन उसका जब हम चखेंगे, स्वाद करेंगे तो क्या होगा, नमक का मात्रा तब हमें समझ में आएगा। तो ठीक ही क्या है कि जैसे इसमें हम रंग डालें तो रंग क्या हुआ कि इस पानी के विलयन को पूरी तरह से, अगर लाल डालेंगे तो पूरी तरह से क्या कर देगा, लाल हो जाएगा। मान लेते हैं कि अगर रंग हम कौन सा डाल दिए, लाल रंग डालेंगे तो ये भी विलयन भी मेरा क्या होगा, पूरी तरह से लाल हो जाएगा, जबकि नमक का कोई यहाँ पे क्रिया नहीं दिखाई देगा, नमक तो हमें दिखेगा ही नहीं कि नमक इसमें विलयन में डाला गया है कि नहीं डाला गया है। तो जस्ट उसी प्रकार से यहाँ भी है कि जैसे ही हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डालेंगे तो क्या बना लेगा, ये आयरन सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। अब देखिए आयरन सल्फेट तो ये बना लिया, इसके साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लिया, क्योंकि ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे यहाँ पे हम नमक डाले थे तो नमक डालने पर क्या हो, इसमें कोई रंग में परिवर्तन नहीं था, लेकिन जैसे ही लाल रंग डाले तो पूरे पानी को क्या कर दिया, लाल कर दिया, कि भैया हम तो आ गए। जैसे बोलते हैं कि अपने गांव में तो गली के कोई भी कुत्ता क्या शेर दिखता है, तो ठीक इसी प्रकार से लाल रंग था कि जैसे ही लाल रंग उसमें कूदा तो पूरे पानी को क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे समीकरण बना लेगा। तो अब यहाँ पर क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा, FeSO4, और ये कॉपर भैया क्या होंगे, यहां से अलग हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या मेरा बन जाएगा, Cu। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या है, आयरन जब अगर कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया बना लेगा तो आयरन सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर क्या होगा, अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि आयरन से कम अभिक्रियाशील क्या है, मेरा कॉपर है, आयरन अधिक अभिक्रियाशील था, इसलिए उसके साथ क्रिया करके वहीं पर व्यवस्थित हो गया, रख बैठ गया, और वो जैसे यहीं बैठ पा रहा तो क्या होगा, आगे होगा। जैसे मान लेते हैं कि कोई क्लास में विद्यार्थी है, अगर वहां उसके साथ जैसे बोलते हैं कि मेरा तुम्हारे साथ नहीं पट रहा है, मेरा तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप नहीं हो सकता है, तो क्या होगा, वो उसके साथ बोलेगा, कभी नहीं, क्योंकि जब उसका अगर वहां पे कोई बातचीत हो ही नहीं रहा है तो भी क्या होगा, उठ के हट जाएगा, भैया तुम लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो उस भाषा में नहीं ढल पा रहा है, उसकी वो भाषा पसंद नहीं है, तो क्या काम करेगा, उस फ्रेंडशिप को छोड़ देगा। तो ये कॉपर भैया क्या किए कि आयरन के साथ नहीं बैठ पा रहे थे, तो बोले भैया तुम इसके साथ रहो, मेरा तो दोस्ती इसके साथ नहीं हो सकती है, अब मैं जा रहा हूँ। तो बोलते हैं ठीक है तुम जाओ, तो मैं तो रहूंगा क्योंकि मेरा इसके साथ घुल मिल जा रहा है। तो आयरन भैया क्या किए, सल्फेट के साथ क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लिए, और कॉपर क्या हुए, बाहर हो गए। तो ये रही इसके समीकरण। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रासायनिक समीकरण को बैलेंसी करना मेन होता है कि किस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को बैलेंसी करें कि मेरा बेसिक हो जाए। तो देखिए मैं इसके कुछ बेसिक तरीके बताते हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, कैसे फार्मूले को बनाएं कि मेरा बैलेंसी भी पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए। देखिए जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, मेरा आयरन आप देख रहे हैं कि अब क्या आयरन सल्फेट का मेरा फार्मूला यही होगा, FeSO4 होगा। तो देखते हैं आयरन सल्फेट का फार्मूला हम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा क्या आयरन है, यहाँ पे लिख दिया SO4। अब देखिए आयरन जो मेरा लोहा होता है, तो लोहे की भी आप देखते हैं मार्कुलर कितना होता है, 3 होता है, 3 प्लस होता है, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर में क्या होता है, 2 माइनस होता है। ऑक्सीजन पे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में से हो गया तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 6 होगा। अब इसमें क्या होगा, 6 है, तो जब 1 और 3 के बीच में जब इसके इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होता है, धात होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, तो मतलब ये ठोस होगा। लेकिन ऑक्सीजन तो ठोस तो है नहीं, गैस है, तो ये क्या काम करेगा, इसके बाद वाई कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 है। तो अब देखिए 6 में कितना जोड़े कि 8 हो जाए, तो जैसे ही 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब जानते हैं कि सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो कितना होगा, 2 8 6।
2 8 कितना होगा 6, इसमें भी 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 2 इसके भी माइनस 2 इसके भी माइनस, यहाँ पे 2 लिख दिए। अब क्या काम करिए, दोनों को तीर का निशान दिखा दीजिए इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयरन मेरा कितना हो गया, 2 हो गया, तो आयरन 2 है तो 2 लिख लीजिए। अब देखिए ये SO3 किसका होगा, इन दोनों का होगा, इसको क्या करिए ब्रैकेट में लिख लीजिए SO4 का होल थ्राइड। तो यहाँ पे मेरा फार्मूला जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट का Fe2SO4 का होल थ्राइड। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से यहाँ बनाएंगे। आयरन पे क्या होगा 3 प्लस होगा तो 3 लिख लेंगे, ऑक्सीजन के पास और सल्फर के पास जस्ट उसी का नीचे लिखना है, इसका इसके पास इसका इसके पास। लगाने के बाद तीर का निशान लगा दीजिए। मुझे सल्फर और ऑक्सीजन के कितने फॉर्म मिले, तो 3 मिले, तो 3 को यहाँ लिख दिए। क्या ये इसके 3 है, दोनों का है, क्योंकि ऑक्सीजन का भी है सल्फर का भी है, तो दोनों का लिखेंगे तो होल ट्वाइस में लगा के लिखेंगे। और आयरन मेरा क्या है 2 है, तो आयरन यहाँ पर क्या है कितना है 2 है, तो 2 हो गया। अब देखिए इसकी हम बैलेंसी को बराबर करेंगे। अगर यहाँ पे बैलेंसी समीकरण तभी आपका सही हो सकता है जब आपकी बैलेंसी पूरी तरह से दोनों अभिकारक और उत्पाद में दोनों बैलेंसी क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे अगर है तो लोग आयरन को देख सकते हैं, तो आयरन यहाँ पे कितना है आपको दिख रहा है 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2 आयरन लगा देंगे। कॉपर यहाँ पे कितना है मेरा सिंगल कार्बन है, कॉपर यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ भी कॉपर कितना है 1 है। लेकिन यहाँ पे सल्फर देखेंगे तो कितना है, सल्फर का इसमें गुणा होगा, इसके अंदर गुणा होगा, तो 3 है, तो क्या है यहाँ पे सल्फर 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 लगा देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे अब देखेंगे तो सल्फर तो मेरा 3 हो गया, लेकिन क्या मेरा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, अब इसका इसमें गुणा होगा, तो इसका 3 हम देख चुके, अब इसका गुणा इसमें होगा, आगे वाले फॉर्म में गुणा होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसका गुणा कितना हो रहा है 4 3 12, तो ऑक्सीजन मेरा कितना है 12 है। अब देखिए यहाँ पर भी कितना होगा ऑक्सीजन 4 3 12 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 12 हो गया, सल्फर भी 12, सल्फर भी कितना हो गया 3 हो गया। अब देखते हैं कॉपर, कॉपर मेरा कितना है यहाँ पे 3 है, तो यहाँ भी कितना लगा देंगे 3। तो ये रही आपकी समीकरण को, बैलेंसी को बराबर करना, किस प्रकार से रासायनिक समीकरण के जो अभिकारक होते हैं और उत्पाद होते हैं दोनों के अणुओं को किस प्रकार से यहाँ पे बैलेंसी को बराबर करते हैं। तो देखिए इसमें और एक आध दो एग्जाम्पल आप दिखा देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर और एग्जाम्पल हम बना सकते हैं अभिकारक और उत्पाद के। जैसे देखिए अगर यहाँ पे हम ले लिए आयरन और इसके बाद यहाँ पे ले लिए जल, ले लिए H2O। अगर हम यहाँ पे आयरन को अगर हम जल के साथ क्रिया कराएंगे तो ये मेरा क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे जल है। अगर आपको समीकरण नहीं बनाने आ रहा है तो जस्ट आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि H2O। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का क्या होगा, हाइड्रोजन का तो मेरा जो जल है, जल का हाइड्रोजन के कितना होता है 1 होता है, जबकि ऑक्सीजन के कितना होता है, ऑक्सीजन को आपको यहाँ पे -2 दिखेगा। तो किस प्रकार से हम उसको फार्मूले को बना सकते हैं, तो यहाँ पर इसको बता दिया हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे फार्मूला बनेगा। और भी बता रहे हैं जैसे मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया तो उसका फार्मूला कैसे बनेगा। तो देखिए जहां पे जो मेरा बनेगा ऑक्सीजन का ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस इसके बाद जहां पे मेरा बन जाएगा हाइड्रोजन। तो देखिए अगर मान लेते हैं जैसे यहाँ पे आपका दे दिया कॉपर सल्फेट CuSO4 या हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, तो देखिए ये कैसे 4 हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को बनाना है तो H2O लिख लिए और ये क्या लिख दिए सल्फर लिख दिए। तो अब यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो यहाँ पे इसको भी हटा देंगे। अगर हमें ये क्या है सल्फेट है, तो अगर इसका हम देखें तो इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में निकालेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे क्योंकि हाइड्रोजन का हमें कितना मिला 1 मिला, और सल्फर का और ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु क्रमांक 2 होता है, -2 होता है। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब आप देखिए इसका नीचे, इसके नीचे ये वाला और इसके नीचे ये। अब देखिए हाइड्रोजन कितना मिला है मुझे 2, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 2। अब SO4, तो SO4 दोनों कितना है, SO4 कितना है 1 है, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 1 लिखा है। ऐसे ही अगर हम कॉपर का देखें तो CuSO4 होता है कॉपर का, कॉपर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो कॉपर के बाद अगर हम देखें तो कितना होगा, 2 होता है, Cu+2 होता है। तो अगर हम इसके पास यहाँ पे 2 लगाएंगे तब तो इसका होल ट्वाइस होगा। तो इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, तो यहाँ पे कुछ हम इसके सरल तरीके बना सकते हैं, किस प्रकार से फार्मूले को आसानी से यहाँ पे बना के देख सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोहे की कील को अगर हम जल में डुबोएंगे तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे है, जब लोहे की कील को जल में डुबोएंगे तो यहाँ पे दिया है आयरन ऑक्साइड बनेगा, फिर इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लोहा आयरन कितना है, यहाँ पे 1 है, ये इसको बोलते हैं अभिकारक, और ये मेरा होता है उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है, यहाँ पे आयरन कितना है, 3 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ भी 3 हो गया। ऑक्सीजन को अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम 4 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अगर हम देखें तो हाइड्रोजन मेरा कितना है, 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो देखिए 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे 4 लगाएंगे तो 4 गुना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, उत्पाद में भी यहाँ पे देख सकते हैं 4 गुना 8 हाइड्रोजन इधर भी हो गया। आयरन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना है, 3 है, और इधर अभिकारक में भी आयरन 3 है, और इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो ये रहा इस प्रकार से समीकरण को, बैलेंसी को बराबर करना। किस प्रकार से यहाँ पे समीकरण को यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मेरा अभिकारक और उत्पाद में समीकरण को किस प्रकार से यहाँ पे बराबर किया गया है। तो चलिए कुछ इसके और समीकरण एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद किसके समीकरण किस प्रकार से यहाँ पे बन रहे हैं। देखिए जैसे इसमें आप देखते हैं कि जो मेरा समीकरण है किस प्रकार से यहाँ पे समीकरण बन रहा है। तो इसमें अब हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक पात्र लिए, ये एक बर्तन ले लिए, और इस बर्तन में हम क्या किए, गर्म पानी डाल दिए। जैसे मान लेते हैं इसमें उष्मा, कि किस प्रकार से हम देखें कि मतलब कोई वस्तु छूते हैं तो हमें कैसे ठंडक महसूस होती है, कैसे गर्म पता चलता है, कैसे किस प्रकार से होता है, जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा क्या हो गया, जल ले लिए, इसमें हम गर्म जल डाल दिए। पानी क्या है मेरा, पानी है, जल है, गर्म है। अब इसमें क्या करेंगे कि अगर इस पात्र को हम जैसे ही हाथ से स्पर्श करेंगे, मान लेते हैं कि ये मेरा हाथ है, फिंगर है। अब इस हाथ से अगर हम इसको क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे, तो जैसे इसको हम स्पर्श करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें गर्म की महसूस होती है कि ये जो मेरा हमारा जल है गर्म हो रहा है। तो इसमें होता क्या है, जिसे मान लेते हैं कि आपके हाथ का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसमें क्या है, इस जल के टेम्परेचर से आपके हाथ का टेम्परेचर क्या है, कम है, तभी तो हम इसके गर्म की महसूस कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही मान लेते हैं कि इसमें पानी का हम वाष्प उष्मा है, गर्म पानी है, इसमें जैसे ही इसको हम हाथ से स्पर्श करेंगे तो हमें महसूस हो जाएगा कि ये क्या है, गर्म है। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पर अगर हम स्पर्श करें तो हमें तो ये ठंडा महसूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि मेरा जो हाथ है, जो मेरा शरीर का टेम्परेचर है, ये क्या है, हमारे शरीर के टेम्परेचर से ताप, इसका ताप क्या है, लो है, इसका ताप लो है, मेरा क्या है, हाई है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ठंडा है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमें गर्म की पानी की महसूस करना होता है कि ये क्या है, मेरा पानी क्या होगा, गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है, मेरा पानी क्या होता है, हमें गर्म महसूस समझ में आता है। क्यों, क्योंकि ये जो मेरा पानी है इसमें हम जब डालते हैं तो क्या है, गर्म है, गर्म को डाले हैं, तो जब हम इसे हाथ से स्पर्श कर रहे हैं तो इसकी उष्मा हमारे हाथ के उष्मा से क्या होता है, स्पर्श हो रहा है, तो जिससे हमें महसूस हो रहा है कि इसमें रखा हुआ जो भी पानी है वो क्या है, गर्म है। इस बीकर में हम इसको देखकर यहाँ पर गर्म की महसूस कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसमें हम और देखते हैं इसके एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर हम
कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर इसके हाइड्रोजन के साथ क्रिया करा दें, हाइड्रोजन के साथ कितने डिग्री टेम्परेचर पर, मान लेते हैं कि 340 एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, मतलब कि जो हमारा है परमाणु क्रमांक, जो इसका 340 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करेंगे, इसको हम गर्म करेंगे। तो ये है AMN, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये क्या है कि जब हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ कितने डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, 340। जैसे ही इसमें हम 340 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पे मेरा बनेगा CH3OH। अब देखिए जो मेरा जहां पे CH3OH बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा CH3OH बना है ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में होगा CH3OH। जैसे इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड को 340 एटॉमिक मास यूनिट, जो क्या है इसके परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर इसको 340 डिग्री टेम्परेचर पर हाइड्रोजन को जब हम इसके साथ क्रिया करा दिए हैं, तो यहाँ पर बना क्या है, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल बना है CH3OH। तो मेथिल एल्कोहल का यहाँ पे इसका निर्माण हुआ है। अगर इसकी हम बैलेंसी को बराबर करते हैं तो जो मेरा ये बैलेंसी समीकरण होता है, समीकरण को किस प्रकार से यहाँ पे बराबर करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है। देखिए जब बैलेंसी बराबर करना होगा तो इसमें आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे यौगिकों का बैलेंस नहीं होता है, हमें यहाँ पे एक एक तत्वों की बैलेंसी करना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन मेरा कितना है, 1 है, तो इधर भी कार्बन, उत्पाद भी कार्बन 1 होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर अभिकारक में क्या है, 2 है, तो उत्पाद में भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए तो आप कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ भी कार्बन कितना है, 1 है, तो ये कार्बन मेरा क्या है, बराबर है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, तो 1 ऑक्सीजन इधर भी है और 1 ऑक्सीजन इधर भी है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ भी कितना हो गया, 3 1 4। अब आप कहेंगे कि ये तो इसमें गुणा होगा, तो हाँ गुणा ही करके देख लीजिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका 1 है, तो 1 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर भी हम 1 में 1 का गुणा करेंगे कितना, 1 होगा। लेकिन इसके बीच में मेरा क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, तो इसके बीच में तो 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल मेरे कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए और 2 दूना कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। तो ये मेरा अभिकारक और उत्पाद में दोनों बैलेंसी क्या है, बराबर है। अब देखिए ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, जैसे मान लेते हैं कि जंगलों में आग लग गई है तो जो धुआं निकल रही है, या गाड़ियों में से जो धुआं निकल रही है, वो क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होते हैं, छोड़ते हैं। शाम के टाइम में क्या होता है कि जो मेरा पेड़ पौधे होते हैं, बोलते हैं पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, तो क्या होता है कि पेड़ पौधे भी क्या होता है, शाम के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या होता है, ग्रहण करते हैं। क्यों ऐसी क्रिया करते हैं, क्योंकि शाम को टाइम में तुम्हें भोजन बनाना होता है। अब भोजन बनाने के लिए उन्हें सूर्य की प्रकाश की किरण की आवश्यकता होती है, तो उन्हें प्रकाश क्या होता है, शाम को तो मिल नहीं पाता है, इसलिए वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना शुरू करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होते हैं, छोड़ते हैं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO2, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, CO होगा। अब जब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम इसके जल के साथ अगर हम इसमें गर्म करते हैं H2O के साथ, या इसको हाइड्रोजन के साथ इसको भी हम गर्म करेंगे, तो यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, जब इसको हम हाइड्रोजन के साथ या इसके हम जल ही लेते हैं, जल के साथ इसको हम जब गर्म करेंगे तो कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम जल को गर्म करेंगे, तो जब इसको जल को अगर हम देखें तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिसका सूत्र होता है C2H। ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C6H12O6, ये मेरा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पर मेरा बन जाएगा क्या, जल। अब देखिए अभी ये क्या था, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहते हैं ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे पेड़ पौधे, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, जो
सूर्य के प्रकाश की किरण से जो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं वही मेरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा एक ट्री है, पेड़ है, ये क्या है, पेड़ है। अब इस पे क्या हो रहा है कि ये सूर्य है। अब सूर्य की प्रकाश की किरण क्या है, इस पौधे पे पड़ रहा है, पेड़ पे पड़ रहा है। तो ये क्या काम करेगा कि जैसे ही पेड़ पे पड़ेगा तो ये क्या है, जल के साथ इसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश किरण करते हैं, जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है, खनिज पदार्थों का परिवहन करता है। तो इसमें जैसे इसके साथ होगा तो ये क्या होगा कि जल कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज मेरा क्या बन गया, C6H12O6 बना। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगा और प्लस आपका क्या बनेगा, जल का निर्माण होगा। अगर हम इसकी यहाँ पर लिख लेंगे कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में, तो जब इसको अगर हम देखें, बैलेंसी को अगर हम इसमें देखते हैं तो मेरा यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। सॉरी, कार्बन यहाँ कितना है, 1 है। इधर कार्बन कितना, 6 है। और कहीं कार्बन नहीं दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या करेंगे कि ये जो मेरा कार्बन है, इस कार्बन की बैलेंसी को यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 1 है। तो इसमें क्या करेंगे, 6 लगा देंगे। तो जब यहाँ 6 कार्बन होगा तो यहाँ भी अभिकारक उत्पाद में भी कितना है, 6 कार्बन है। ये मेरा क्या है, अभिकारक है। अब देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है, 6 कार्बन किसमें हो गया, अभिकारक में, और 6 कार्बन क्या हो गया, उत्पाद में हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 6 12। इसमें ऑक्सीजन कितने हो गए, 12। यहाँ पे ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 6 2 8, और ये कितना हो गया, 9। इसको अगर हम बैलेंसी को देखें तो अगर यहाँ पे हम 2 लगा दें तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया, और 6 कितना हो गया, 6 4 10। इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम 4 लगा दें, जैसे ही 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, और 6 से कितना हो जाएगा, 12। यहाँ भी कितना हो गया, ऑक्सीजन 12। हाइड्रोजन अगर एक ऑक्सीजन यहाँ भी है तो इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। तो इधर भी 2 लगाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन मेरा कितना हो गया, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, और 12 हाइड्रोजन इधर पे है, 12 और यहाँ पे है 4 दूना कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन इधर है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम कार्बन की वैलेंसी बराबर करें, पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 दूना 12, और एक कितना यहाँ पे 13। 13 हमेशा नहीं होगा, विषम संख्या ना होगा, जब भी होगा सम संख्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पे हम 2 लगाएंगे तो इधर कितना हो गया, 6 दूना 12, 12 तो ये मेरा हो गया टोटल, और यहाँ पे 2 है तो 2 ये हो गया, तो 12 तो कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है, और 6 2 8 हो गया। अब 8 यहाँ पे अगर हम 4 लगा देंगे तो 8 से कितना हो जाएगा मेरा, 12। तो 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया, 12 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब हाइड्रोजन देखेंगे तो जो मेरा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, हाइड्रोजन मेरा कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आपका 4 दिख रहा है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 12 है। तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और 4 गुना 8 हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे है। तो अगर इसको हम देखें, यहाँ पे अगर हम 12 लगा दें तो कितना हो जाएगा, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24, और 12 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूना 8, 12 दूना 24, और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि जो मेरा 8 है तो इसको यहाँ पे अगर हम 6 लगा दे कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 इधर हाइड्रोजन और 12 इधर, तो 12 12 कितना हो गया, 24, बीच बीच में प्लस है तो जोड़ देंगे तो 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 12 दूना 24। अब देखिए ऑक्सीजन कितना हुआ, ऑक्सीजन आपका कितना हो गया, 12 ऑक्सीजन इधर है, 12 ऑक्सीजन इधर है, तो 24 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब देखिए इधर कितना है, 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 6, और इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन, तो 6 6 12। अगर यहाँ पे भी हम 6 लगा दें कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12, अब इसके बाद ये 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 24 हो गया। 6 इधर, 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन, और प्लस 6 ये, और प्लस 6 ये, तो टोटल कितना हो गया, 24 ऑक्सीजन इधर भी हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ पर क्या है, 1 है, तो 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, और 6 दूना 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो 12 12 कितना हो गया, यहाँ भी आपके टोटल 24 ऑक्सीजन हो गए, 24 ऑक्सीजन उधर भी हो गया। हाइड्रोजन कार्बन कितना हो गया, 6 कार्बन, ऑक्सीजन 6 दूना 12,
और इसके बाद 12 24 इधर ऑक्सीजन, इधर देखिए 6 ऑक्सीजन और 6 और 6 दूना 12, 12 6 18, 18 6 24, हाइड्रोजन कितना हुआ 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24। तो ये आपका इस प्रकार से समीकरण को बैलेंसी बराबर होगी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो हम